हेलो एवरीवन। तो हमने आते ही ये स्ट्रीट फूड ही बोल सकते हैं, बट एक पूरी स्ट्रीट थी, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स थे। हमने काफ़ी लोकल से रेस्टोरेंट में उसमें हम ट्राई कर रहे हैं ये एक चीज़। उसके बाद आ चुका है ये अमेजिंग सा डिश। तो गाइस इस्तांबुल आए और कज़न बुराक का दीदार ना हो, तो वहाँ आके हमने अभी रेस्टोरेंट में कुछ ऑर्डर किए चीज़ें। और हमने ऑर्डर किया है बोनलेस चिकन और ये लेमन, और इनकी ना ब्रेड्स कॉम्प्लीमेंट्री होती है। हमने चेस्टनट लिए, काफ़ी फ्रेश बना के दे रहा था। बहुत साइड इसको कादी कोई कहते हैं। चल रहे हैं, मैं आपको बताती चलूँ कि मेन आप नियर बाय तकसीम और इस्तिक़लाल स्ट्रीट के हो तो आप एशिया साइड कैसे जा सकते हैं। तो हम यूज़ करने लगे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और वो यूज़ करके हमें एक टर्मिनल पे पहुंचना है, फेरी टर्मिनल, और वहाँ से हम जाएंगे एशिया साइड। ये हमारा आज का रहेगा ब्रेकफास्ट। स्मिथ ब्रेड बहुत मेरी फेवरेट है। हम ले रहे हैं स्मिथ ब्रेड और मैं फुल यूज़ कर रही हूँ। सनलाइट का काफ़ी टाइम बाद हमें मिली है, और हमने फ्लेवर्स दिए, एक न्यूटेला और एक क्रीम के साथ। फिर हम हाफ एन हाफ करेंगे। ये आज की तारीख में है 2023 दिसंबर, तो 16 लिरा का एक दे रही है। तो बॉसबोरस वाली साइड पे ही आके जहाँ से ट्रिप होता है वहाँ पे ये वाला स्टॉप से आप टिकट ले सकते हो कादी कोई जाने की। कादी कोई एशियन साइड। हमें देखना था कुछ गोल्ड में चीज़ें, तो मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं समझ आया, सिर्फ मैंने नोज़ पिन्स ली। और अभी ड्राई फ्रूट्स की शॉपिंग पे आए हैं। ये रहा आपका स्टोर, और ये मूंगफलियों की जो मशीन है जो आई थिंक यहाँ से छिल रही है, फिर इस पैक होके इधर से जा के फिर दरवाजे पे, और ये यहाँ से निकल रही है। ये कॉफ़ी मशीन काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। टर्की आओ और आपने अगर लगेज ले लिया है और आप लगेज बैग ना लो, तो हम तो भाई वहाँ से नहीं लाए थे एक्स्ट्रा बैग, और हमारा था कि इन केस हमें यहाँ कुछ अच्छा लगता है तो हम ले लेंगे। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं। लाइक यूके में स्टार्टिंग फ्रॉम 50 पाउंड है हैंड कैरी। तो हमने इधर अभी ले लिए हैं लार्ज लगेज और हैंड कैरी 65 पाउंड सिलिकॉन वाली। उससे भी सस्ती हैं, बहुत सस्ती हैं, लेकिन आपको ना 15 पाउंड की भी मिल जाएंगी। वो सिलिकॉन की क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। अब लेके जा ही रहे हो, वैसे ही हमें बहुत चीप पड़ रहा है। ये तो ना मतलब हमने 100 दफ़ा खाए होंगे, और वापस जाके हम फिर मिस करेंगे चेस्टनट। आज का दिन क्लोज़ कर रहे हैं हम एशिया साइड कवर करने का, जो कि मैंने आपको बताया बहुत सिंपल वे था। शॉपिंग काफ़ी रीज़नेबल थी कंपेयरिंग यूरोप साइड। ड्राई फ्रूट्स बहुत सस्ते थे इस तरफ, और मतलब फूड भी काफ़ी रीज़नेबल था। मतलब यहाँ तो ये है कि वन डे आप एशिया साइड का रख सकते हो। ये रात के बज रहे हैं 1। स्ट्रीट में तो रश है ही है। दुकानों ने भी बोला है कि हमने नहीं बंद होना, आओ और शॉपिंग करो। हम लोग आए हैं रात में क्या खाने, मुनाफे का। इतना खाएंगे कि अगली दफ़ा हम बोले नहीं हमें नहीं खाना। हाँ, हम रोज़ खाएंगे ताकि जब हम वापस यूके जाएँ तो हमें क्रेविंग ना हो। सो फार अभी तक का जो हमारा बेस्ट कुनाफे का एक्सपीरियंस है ना, वो हाफिज़ मुस्तफ़ा का है। आई नो इसकी प्राइस डबल है बाकियों से, लाइक दूसरी जगह 100 टर्किश ले रहा है, तो यहाँ पे 175, और साथ में मिलता है ये क्रीम। ये आइसक्रीम नहीं है, ये क्रीम में काफ़ी डिफरेंट टेस्ट होती है।
सो मॉस्क आ चुके हैं और हमें बच गए हैं आते आते दोपहर के 3:30 और अभी जैसे कि अजान हो रही थी तो ये विज़िटर्स के लिए इस टाइम पे बंद रहता है। 4 बजे फिर से खुलेगी, फिर हम अंदर जाएंगे। और आने के लिए आपको मॉडेस्ट ड्रेसिंग होनी चाहिए। पहले जो मैं आई थी बहुत पहले, उसमें ऐसा था कि अगर किसी के पास नहीं है तो वो एक गाउन दे देते थे, उसको आप पहनो और अंदर चले जाओ। अब आई थिंक गाउन वाला सेटअप नहीं है। तो आप अगर कपड़े ठीक पहने हुए हैं तो आप वो जस्ट स्कार्फ ले लो। हम हैं ब्लू मॉस्क के अंदर। तो जैसे मैंने बोला हेड कवर करना अलाउ होता है, जिनके नहीं थे तो उनको बोले थे करो। हाँ, तो लास्ट टाइम जब मैंने ब्लॉग रखे थे टर्की के, तो क्वेश्चन था कि टर्की में कौन से एरिया में रहना चाहिए। इस्तांबुल में स्पेशली, इस्तांबुल में मेनली टू हैं मेरे ख्याल से, बोल सकते हैं सिटी सेंटर्स। एक तो जहाँ पे सारी मॉस्क हैं, एक है इस्तिक्लाल स्ट्रीट उस तरफ। तो आप दोनों में से किसी एक एरिया में रह सकते हैं। अब बात आ जाती है कि कौन सा एरिया रहने में एक्सपेंसिव है और कौन सा चीप। तो प्राइजेस जो होटल्स की हैं प्लस माइनस करके ऑलमोस्ट सेम ही है। इस्तिक्लाल स्ट्रीट का ये बेनिफिट रह जाता है कि आपको फूड काफ़ी रीज़नेबल मिलता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत छोटे छोटे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं। और जो वो एरिया है मॉस्क वाला, हाया सोफिया, जहाँ पे सारे हैं, उधर सारे फैंसी रेस्टोरेंट्स हैं। तो थोड़ा रेस्टोरेंट की प्राइसिंग में डिफरेंस आ जाता है, वैरायटी दोनों में सेम है। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, बेसिकली इस्तिक्लाल पे क्या है कि सिर्फ फैंसी रेस्टोरेंट्स नहीं, इनके छोटे छोटे टेक अवेज काइंड ऑफ बने हुए हैं। तो उन्होंने काफ़ी कंपटीशन दिया हुआ है बड़े रेस्टोरेंट्स को। तो आप देखोगे कि जैसे अदाना कबाब है तो आपको 160 लेरा का टेक अवे देगा, तो रेस्टोरेंट ज़्यादा से ज़्यादा डबल चार्ज करेगा 320। बट जब आप सल्तनत मेन एरिया में जाएंगे ना, मॉस्क वाले एरिया में जो कोमल बता रही थी, वहाँ में आपको मतलब आउट ऑफ द वे बहुत ही कम्प्लीटली डिफरेंट प्राइसेस होंगी। लाइक वो स्टार्ट ही 500 लेरा से होंगी। ओके। और ट्रांसपोर्ट का ऐसा है कि पहले इनकी दूसरा कार्ड होता था ट्रांसपोर्ट का, अब इन्होंने अलग निकाला है। टूरिस्ट जो हैं वो एक अमाउंट पे करते हैं, उस पर आप ट्राम्स और इनकी बसेस यूज़ कर सकते हो। और दूसरा जो टैक्सी है, एक इनकी ऐप है बाई टैक्सी, और दूसरा ऊबर आप यूज़ कर। बेस्ट ऊबर जा रही है, बाई टैक्सी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती आपकी। सो आज हम, जो मैं हमेशा दूसरों पे कहती हूँ, टर्की पहुँच के कौन पाकिस्तानी फूड खाता है, आज हमने वही हरकत की है। खैर हमारी तो क्रेविंग बनती है क्योंकि हमें रिव्यूज़ मिले थे इस रेस्टोरेंट के, ऑथेंटिक पाकिस्तानी फूड है, लाइक करीबी है इस्तिक्लाल स्ट्रीट के। नाम है क्या, कराची समथिंग, हाँ कराची दरबार। तो जैसे इस्तिक्लाल स्ट्रीट का एक साइड एंड होता है ना, उधर ही स्टार्ट हो जाती है। पर अगर किसी के आगे के प्लान है ना, इधर नहीं खाना खाने आओ, क्योंकि ये पूरा 1 घंटा हो चुका है, अभी तक हमें सिर्फ प्लेटें और पानी दिया गया है। तो आपको मैंने टैक्सी तो हर कोई कर ही लेता है, वो तो दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। एक इस्तांबुल में हमने ट्राई किया लोकल टैक्सी, ऊबर किया, बाई टैक्सी जो इनकी लोकल ऐप है टर्की की, वेस्ट ऑफ टाइम, वो हम नहीं कर पाए। फंटुश की रिकमेंडेशन पे हमने ऐप इंस्टॉल की थी। और फिर हमने बस का ट्रैवल दिखाया आपको, लोकल इनकी बस, फिर इनका दिखाया आपको शिप। ये जो अभी हम कर रहे हैं एक्सपीरियंस, वो इनकी है मेट्रो ट्रेन। सो काफ़ी साफ़ सुथरी है और अच्छी सी बनी हुई है, काफ़ी खुली है कंपेयर। और ये मतलब आपको एक राइड के 15 लेरा शायद कॉस्ट करती है। हमारे लिए चैलेंजिंग पार्ट ये था कि अभी तक हमें प्रॉपर वो मशीन्स नहीं मिल रही थी जहाँ से वो कार्ड बने। इन्होंने क्या किया है एक्चुअली, जो जहाँ से ये जो कार्ड होते हैं ना आपके, जो बनता है बेसिकली, जो ये इनका मेट्रो कार्ड है, वो इन्होंने सारी मशीनें रखी हुई हैं तुर्किश के अंदर, ठीक है। और जो मशीन इंग्लिश में रखी हुई है वहाँ पे इनके सिटी ट्रैवल कार्ड्स हैं, जो कि मैं बता रहा था कि 20 यूरो पर डे अनलिमिटेड। अब वो फ़ायदा ही नहीं रहता, क्योंकि आप
कितना ट्रैवल करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रिप मारोगे, 2 मारोगे, 3 मारोगे, 4 मारोगे, राइट? वो कितने यूरो आपको पड़ेंगे? 2 यूरो। तो आप क्यों 18 यूरो एक्स्ट्रा पे करो? तो कोई भी यहाँ पे आ रहा है वो बेसिकली इनकी जो लोकल मशीन है वहाँ से ये कार्ड परचेज़ कर रहा है। हमने पूछा कि जिसके पास ये कार्ड नहीं है तो बैंक कार्ड चल जाएगा उसका कॉन्टैक्ट लेस। उन्होंने बोला हाँ चल जाता है। हम बस में चढ़ गए और हमारा कार्ड उधर टैप ही ना हो। 2-3 कार्ड हमने लगाए, कोई भी ना हो। फिर पता नहीं एक कोई बंदी बेचारी शरीफ, उसको ड्राइवर बोलता है भरो और हमें बोलता है इशारा करके, उसकी लैंग्वेज तो नहीं आती थी, कहता है पैसे दो उसको। फिर उस बेचारी ने पैसे ही नहीं लिए हमसे। हमारी अटक चुकी है लिफ्ट, बड़े खुश हो गए थे। चल गई लिफ्ट। चला दी पुलिस हम चिल्ला रहे थे नहीं पहुंचा मैं नहीं लिफ्टों में चढ़ी। तो हम एज यूजुअल बहुत अर्ली स्टार्ट कर लेते हैं दोपहर के 1-2-3 बजे के बाद तो हमारा हो नहीं पा रहा था ट्रेडिशनल टर्किश ब्रेकफास्ट। तो आज फाइनली हमने ऑर्डर कर लिया। इनका कुछ ऐसे तरीके से रहता है, हम खा सकें। मैं वीडियो बनना थोड़ा लेट हो गई। हनी और बटर उन्होंने साथ दिया और ये है हनी और कुछ वेजिटेबल्स थे, ओलिव्स थे, फिर ये अंडा है, फ्राइज़ दिए हैं, कुछ ब्रेड दिए। हेल्दी कह सकते हैं अगर कोई चीज़ और उससे नहीं है एलर्जिक बंदा तो अच्छा ब्रेकफास्ट लग रहा है, लाइट। तो उसके बाद हम डिनर स्टार्ट करते हैं। आपको लेके चलूँगी मैं तोपकापकी पैलेस। ठीक है ये टिकट है आपको अंदर जाने की। 950 ले रहा, एक 750। 950 में हरीम और म्यूज़ियम और तोपकापकी पैलेस, और जो है 750 वाली उसमें सिर्फ हरीम नहीं है। और जो इनके टर्किश सिटीजन है उनके लिए है ये टिकट 200 ले रहा और 150 ले रहा। ऐसा है, टिकट ले ली। प्राइजेस मैंने आपको बता दी थी। हमारा टाइम बहुत कम बचा है तो उन्होंने सजेस्ट किया कि 950 वाली नहीं लो क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं होगा कि सारा कर सको। तो 750 लिरास के लिए, जो कि तकरीबन हमें पड़ी है आज की तारीख में 20 पाउंड ईच। और 2 बंदों की 40 पाउंड। हाँ ओके सो और उसके बाद आप ऑडियो टूर गाइड ले सकते हो, वो फ्री होता है अगर आपने टिकट परचेज़ की है। बट आपके साथ कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो उधर सबमिट करो वो आपको गाइड का डिवाइस दे। और यहाँ तो आप 2000 टर्किश लिरा उन्हें डिपॉजिट कराओ और फिर उनसे वो डिवाइस लो। ऐप इंस्टॉल कर लो, फिर ये जो नंबर्स बताती जाएगी ना हम वो करते जाएंगे। वो पैसे भी, इतना कैश भी नहीं है आपके पास, कार्ड भी नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन है इनकी ऐप है, वो इंस्टॉल करो, वो पूरा आपको गाइड बता देगी। तो हम कर रहे हैं ऐप इंस्टॉल क्योंकि हमारे पास इतना कैश था, ना कार्ड था, ना पासपोर्ट था, हम खाली ऐसे घूम रहे थे। मुझे पता नहीं क्यों डाउट हुआ आज, मैंने कहा उठाए हैं कार्ड, तो कहते नहीं घर वो सही है उधर, घर होटल में सिक्योर, और हम ऐसे ही जाते हैं बिना कोई आइडेंटिटी के। ये जो हम एंटर हो रहे हैं, ये जो बिल्डिंग है वो दिन सारा काम स्टार्ट हुआ था 1450s में। ये जो है वॉच कलेक्शन है जो कुछ बनाई गई थी, यूरोपियन क्लॉक्स हैं और कुछ ऑटोमैन क्लॉक्स हैं। जो यूरोपियन क्लॉक्स हैं वो बनाए गए थे ऑटोमैन एम्पायर के लिए। तो ये अलग अलग किस्म की वॉचेस हैं। आई थिंक ये मैकेनिज़्म है, क्या कैलकुलेशन लगा के इन वॉचेस बनाई गई थी। 18th सेंचुरी तक ऐसे एडवांस वॉचेस का आना शुरू हो गया था ऑलमोस्ट। डिटेलिंग चेक करें करते हम 19th सेंचुरी की क्लॉक्स पे आ चुके हैं। एप्पल वॉच का दौर आएगा कि नहीं आएगा वो नहीं पता, वो देखते हैं। तो स्टार्टिंग में दिखाए इन्होंने क्लॉक्स, हम सेक्शन बाय सेक्शन जाते जा रहे थे। फिर हमें इन्होंने हिस्ट्री लाइक बताया कि कौन सी चीज़ कब इन्वेंट हुई और एवरी सेंचुरी क्या बनता जा रहा था। तो अभी जैसे इन्होंने बताया पहले तलवारें थी किस टाइप की। ये बताओ ये जो बना रहे हैं डिज़ाइन क्यों बनाई है? मतलब जंग ही लड़नी है ना, स्पेशल चीज़ आने वाली है। इसको देख के तो एक ही साउंड माहौल जाता है, आक्रमण। अच्छा तो ये इनका कमरा था, तो कमरे के बीच में गली क्यों दी आने जाने के लिए? ये जो भी रूम दिखाया ये देखो कितना बड़ा है, ये एक ही रूम था।
सेक्शन में जा रहे हैं वो क्लोथिंग सेक्शन है, वो जो रॉयल्स थे ऑटोमैन एम्पायर के सारों के कपड़े जो हैं वो संभाल के रखे हुए थे, और वो इधर है। ये गर्म कपड़े हैं, इसके अंदर पर है, अंदर से कुल्ट टाइप किया हुआ है ताकि गर्म हो। ये कफ्तान है। सो एंड में दिखाने लगूंगी मैं आपको एक, और मुझे बाद में पता चला वो इसी म्यूज़ियम में थी, तो वर्थ करता था टिकट लेना। समझ नहीं आ रहा है कि लोग इतने जॉइंट थे या ये ऐसे ही इतने बड़े बड़े कपड़े पहनाए हैं। ये काफ़ी बड़े हैं, जूते तो नॉर्मल साइज़ के लग रहे हैं। फिर सुल्तान महमद की ये है जी तलवार। एक सेक्शन है जहाँ पे उनकी फेमस कैलीग्राफर्स की कैलीग्राफीज रखी हुई है। ये है क्या? ये है ना इन्वेंट्री बुक्स। तो आपको समझ आ रही है? The archive books that include the detailed records of the holy relics that were kept in the chamber of Cardigan of the Prophet. समझ आ रही है? नहीं, तो आप अकाउंटेंट कौन से बने? ये अकाउंटिंग का काम नहीं है। सेक्शन है जिसमें हम आए तोबा की पैलेस। इसमें काफ़ी प्रेशियस चीज़ें हैं, जैसे कि प्रॉफिट मोहम्मद के लेटर्स वो पूरे प्रिजर्व किए हुए। और यहाँ पे ये सेक्शन मेरे पीछे आ रहा है, इधर उनके बियर्ड का हेयर है, और काफ़ी चीज़ें मैं पिक्चर्स साथ साथ इंस्टाग्राम पे ऐसे स्टोरीज़ भी रखती जा रही हूँ, वीडियो मैं थोड़ा थोड़ा दिखाती जाती हूँ। मैग्नीफाइंग ग्लास दिया है कि नज़र आया। हाँ, तो सबसे बेस्ट पार्ट जो था, जो बिल्कुल हमने लास्ट में सेक्शन किया, हमें नहीं पता था। काफ़ी दिनों से फेसबुक में एक पाकिस्तान के जो भी पेजेस थे उसमें वायरल जा रही थी एक पिक्चर हज़रत फातिमा की शर्ट जो है इस्तांबुल म्यूज़ियम में। इस्तांबुल म्यूज़ियम में नहीं है, मैं वो करेक्ट करती चलूँ, वो है तोपक्यापी पैलेस में, जो उनका पूरा पैलेस बना हुआ है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। तोपक्यापी पैलेस वर्थ कर रहा था। पहले तो हम 10 दफ़ा सोच रहे थे 20 पाउंड वर्थ कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम जा रहे हैं, मतलब ऐसा क्या होगा। तो पैलेस तो काफ़ी ह्यूज था, आई थिंक हमने 50% भी नहीं किया होगा। और शान आई थिंक पहले आ चुका है यहाँ पे, और उन साहब ने हमें बताई नहीं थी चीज़ें क्या क्या हैं। और मैं बहुत लिमिटेड है इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रही। अगर किसी को भी पता है कि ये सारी चीज़ें सऊदी अरब वाली और जो भी मैं अभी दिखा रही थी वो तुर्की में कैसे पहुँची हैं, तो प्लीज़ मेरी नॉलेज में इजाफा करें और कमेंट में कुछ बता दें। सो अभी मैं बताने लगी हूँ कि आप प्रिंसेस आइलैंड कैसे पहुँचेंगे। एक्चुअली प्रिंसेस आइलैंड के मोर देन 4 आइलैंड्स हैं, उसमें से फिर आपकी मर्ज़ी होती है आप किस में जाना चाह रहे हैं। तो हम लोग जो मोस्टली लोग विज़िट करते हैं जहाँ पे जिसका फेमस है, वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं होती, वहाँ पे हॉर्स कैरेजेस चलते हैं और साइकिलिंग करके आप घूम सकते हो। सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट आइलैंड है उधर जा रहे हैं बयूकुदा, जो कि प्रिंसेस आइलैंड की उसमें रेंज में आता है। तो उसको जाने के लिए हमने काफ़ी, एक तो सबसे सिंपल तरीका है कि आप अराउंड $20 आप पैकेज ले लो। या में रहते हो सुल्तान अहमद, वहाँ से जाने के लिए आपने फेरी पकड़नी होगी, जो कि एक नियरेस्ट वे जो है इमीनू फेरी स्टॉप, ठीक है, वो मैं लिख देती हूँ। फिर तकसीम स्क्वायर से आपने जाना है तो आप अपने मैप पे लगाएंगे कबातस फेरी स्टॉप से आप लेंगे, जो को लेके जाएगा आपको प्रिंसेस आइलैंड। उसके बीच में दूसरे स्टॉप्स भी आते हैं, लाइक एशिया का फर्स्ट स्टॉप आता है, उसके बाद आप आगे उधर पहुंचते हो। तो हमारा नियरेस्ट पड़ रहा था इमीन्यू, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। मैं आपको बता रही थी प्रिंसेस आइलैंड पहुंचने का रास्ता। प्रॉब्लम ये हुआ कि उनकी बसेस के टाइमिंग, मतलब जो फेरी जाती है उसकी टाइमिंग ये है, तो वो हमारी मिस हो गई। उसके बाद हमने सोचा चलो कोई और रूट से पकड़ते हैं, वो भी हमारा नहीं चला। तो हम आ चुके हैं ग्रैंड बाज़ार। एक्सपीरियंस चेक करें। हमने कहा इस्तांबुल आए, लास्ट टाइम हमारा मिस हुआ था। नुसरत सॉल्ट बे के रेस्टोरेंट आते हैं। अभी हम ऑर्डर करने लगे और गाना सुने कौन सा चल रहा है। सही है। अभी हमने
अपना डे क्लोज कर दिया है और रिलैक्स होने के लिए आ गए सैलून। और इसमें यहाँ पे डिफरेंट है, लाइक पाकिस्तान तरह नहीं, यहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ साथ ही करा सकते हैं अपनी सर्विसेज। सनी साहब अपने करा रहे हैं मैनिक्योर एंड पेडिक्योर। मेरा पेडिक्योर भी हो गया, मैनिक्योर भी हो गया। और चीज़ें भी डिफरेंट थी। पाकिस्तान में हमारा मैनिक्योर हो रहा होता है कि लाइक मसाज, क्लिनजिंग, क्यूटिकल रिमूवल पे इतना काम नहीं होता, और यहाँ पे फोकस उसी पे था, और वो ऐसा मसाज क्लिनजिंग स्क्रबिंग पे इतना नहीं। सेकंड स्टॉप जो आया है ये एक आइलैंड है, यहाँ पे हर जगह ऐसे मिल रहे होते हैं आपको प्रिंसेस फील कराने। ऐसा है कि हमने बहुत लेट पहुँचे हैं। वैसे हमारा प्लान था कि टांगा लेंगे या बोलेंगे, मतलब ये प्रिंसेस आइलैंड पहुँच के यहाँ पे टूर करना होता है पूरा। इन्होंने एक साइकिल बनाया हुआ है, तो टांगा लो या साइकिल लो। फिर टांगे इन्होंने बता रहे 3 साल हो गए, ख़त्म हो गए। अब ये ऐसी सी बाइकें निकाली हैं जो आप किराया में लो। तो इन्होंने 2 जनों के हमें से लिए हैं 500 लिरा, और ये कह रहा है मैं पूरा टूर कराऊंगा। एशिया और ये यूरोप। एक स्टॉप बता रहा है कि आप पिक्चर ऑर्फनेज है, पर ये तो तबाह लगा बड़ा। ये जो पीछे दिख रहा है ना, ये बता रहा है कि ग्रीक ऑर्फनेज है, 1898 के टाइम पे ये बना था। हमारा ट्रिप एंड इन्होंने तकरीबन आधे घंटे में पूरा घुमा के आके छोड़ दिया। और हम इतने दिनों से प्लान बना रहे थे, हमें पूरा दिन चाहिए प्रिंसेस आइलैंड के लिए। मसला ये है कि पूरा दिन इस हिसाब से चाहिए कि अगर कोई वॉक करके कर रहा है या अगर कोई साइकिल में कर रहा है तो ऑब्वियसली आप स्लोली चलोगे। काफ़ी स्टीप हैं इनके रोड, चढ़ते वक्त तो चलो ठीक है, उतरते वक्त भी काफ़ी केयरफुली उतरना पड़ेगा। तो था कि इस ब्रिज पे होते हैं फायरवर्क्स। दूसरा इस कॉर्नर से अभी छोटे छोटे फायरवर्क्स, छोटे नहीं बड़े हैं पर हमें दूसरे छोटे दिख रहे हैं, होते हुए दिख रहे हैं, जो आई थिंक तकसीम स्क्वायर होगा। और अगर इधर नहीं हुए हैं, 5 मिनट बचे हैं, अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं है कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और हमारा वेस्ट जाएगा। हम स्पेशली उठ के आके आधा 40 मिनट्स इधर ही खड़े हुए जगह संभाल के, रश ना हो जाए। बट रश भी नहीं है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब कहीं और जाने का वो भी नहीं है, 5 मिनट में हम कहीं पहुंच भी नहीं सकते। तो ऐसा है कि हम लोग आए हुए हैं न्यूयॉर्क की फायरवर्क्स देखने। अब इस्तांबुल में थे और हम मतलब सर्च किया तो उसमें था कि भाई इस ब्रिज पे होते हैं फायरवर्क्स। तो 5 मिनट रहते हैं और अभी कुछ स्टार्ट हो चुके हैं फायरवर्क्स। अपोजिट साइड पे हुए जहाँ काफ़ी लोग उधर भी जमा हुए हैं। नहीं है आखिरी दिन इस्तांबुल में। आज शाम 6 बजे हमारी फ़्लाइट है। इट मीन्स हमें 4 बजे एयरपोर्ट पे होना है, और 4 बजे पहुंचने के लिए हमें 3 बजे सिटी से एग्ज़िट हो जाना है। अगर गाड़ी में जा रहे हो तो अराउंड 50 मिनट to 1 आवर का रास्ता है। ट्रैफिक को भी माइंड में रखना है, और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हो तो आप 2 आवर्स का मार्जिन रख लो, क्योंकि पहले आप मेन स्टॉप तक पहुंचोगे, फिर वो जो बस एयरपोर्ट जाती है हाईएस्ट, वो 1 घंटा 10 मिनट को जैसे ले रही होती है। पर खैर आज हम पिछले 7 दिन तक उठ ही नहीं रहे थे जल्दी। आज तमीज़ से पता नहीं कैसे जल्दी उठें, जबकि हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था उठने का। तो हमने कहा चलो पैकिंग भी हो गई, चेकआउट भी हो गया, सामान रख के हम यहाँ पे नाश्ता करने आ गए, जो इनके रूफटॉप रेस्टोरेंट्स होते हैं।
2 पीपल वाला काफ़ी हैवी था। अब एक वाला मंगाते, उसमें चीज़ें कम थी। 2 वाला मंगाया तो बहुत ज़्यादा बच गई हैं कुछ, तो ऐसा है। तो व्लॉग मैंने कहा चलो थोड़ा ये भी अपडेट देते हैं। नाश्ते जो इनका है सेटअप, टर्किश ब्रेकफास्ट किसी ने एक्सपीरियंस करना है, आई थिंक 1 टाइम एक्सपीरियंस तो बनता होता है। तो आप जो 7 हिल रेस्टोरेंट है जो सबसे ज़्यादा फेमस और रेटिंग में आ रहा होता है, उसका देखा भी हमने, काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट था। वो 12 बजे तक अपनी लास्ट सर्विंग देना शुरू कर देता है, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट नहीं सर्व करते वो लोग। और काफ़ी कुछ छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं जो 2 बजे तक देते हैं, और कुछ तो 1-2 ऐसे हैं जो थोड़े खाली रहते हैं, वो कहते हैं हम 24 घंटे देते, जब आओ हम आपको नाश्ता दे दें। सो जी ट्रांजिट है हमारा एम्स्टर्डम एयरपोर्ट। उसमें जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा, उन्होंने जो मेडिटेशन सेंटर बनाया हुआ था और वो फ्री था हर रिलीजन के लिए। रात हमारी फ़्लाइट एम्स्टर्डम पहुंची, मिस्टेक की वजह से हमारी फ़्लाइट हो गई मिस एवरीडे वाली। अब वो लास्ट फ़्लाइट थी एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से, उसके बाद कोई ना फ़्लाइट थी ना चेक इन काउंटर, और हमारी जो हालत हो चुकी पूरी रात। 6 बजे सुबह चेक इन काउंटर खोलना था, पूरी रात हमने वेट किया है और कस्टमर सर्विस व्हाट्सएप, उनके कस्टमर सर्विस KLM के कॉल किए। व्हाट्सएप वाला तो इतना जैसे नशा करके बैठा हुआ था, और कॉल सेंटर वाली बंदी फिर भी काफ़ी रीज़न थी, वो भी जो नियरेस्ट है मैं बुक करके दे पा रही थी, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन। हमने कहा अच्छा भला जो भी है अभी तो दो, फिर हम देखते हैं क्या करना है, और वो भी उस पर वो कंफर्म नहीं मतलब इस ट्रिप की एंडिंग बड़े टेंशन के साथ हुई, और शुक्र गुजर गई। अब वो गलती नहीं करेंगे, रात में पहुँच गए चेक इन गेट। और फिर नेक्स्ट डे हम अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने दी फ्लाइट। तो फिर ऐसा था कि हमारे लगेजेस कल निकाल दिए, नहीं डिलीवर किए थे, एक पता नहीं गलती से आ गया, तो वो हमारे सुबह वाली फ़्लाइट में वो लोग नहीं अपलोड कर सके। तो फिर हमने बैगेज क्लेम पे मिसिंग मतलब भाई आप घूमने आए हो तो हम डिलीवर करवा सकते हैं आपका। तो हमने पूछा एक्सपेक्टेड कब तक, जैसे नॉर्मल लगता है 2-3 दिन लगेंगे। हमारी सुबह उन्होंने 8 बजे फ़्लाइट दी थी, हम घर पहुंच गए थे अराउंड जी रात 10:30 समथिंग, और अभी बजे हैं शाम के 4, और उन्होंने कोरियर के ज़रिए हमारे लगेज मतलब वो थोड़ा सा डाउट में थी कि मेरी आज हम ना पहुँचाएँ, पर उन्होंने भिजवा दी। ये बेल बज चुकी है, मैं लगेज रिसीव करूँ। हेलो।